भाई स्क्रीन नजर आ रही है? और दूसरे हजरत बता दें, स्क्रीन नजर आ रही है? जी नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नजर आ रही। नहीं यार, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने शायद। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया होगा, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग भी शुरू शायद किसी ने कर ली होगी। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। कोई चेक करे एडमिन हजरत, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग चालू नहीं रख, तो आप स्क्रीन शेयर कर दे, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके जुनेद भाई, आप रिकॉर्डिंग का संभाल लो, मैं स्क्रीन हाँ, शेयर मैं कर देख दूं। लेता हूँ। स्क्रीन आई डॉक्टर साहब, स्क्रीन आ रही। ओके, चलिए अभी सब लोग खामोशी का इत्मीनान से सेशन को एंड करें। चले मनीष भाई, स्टार्ट। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। जी जी आ रही है। जी जी जी। स्क्रीन पर जो स्लाइड है, स्लाइड को चेंज करें डॉक्टर साहब। शुरू से कर ले, शुरू से कर ले। जी 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 जी। आज का जो सेशन है, जैसे कि आपको पता है कि टैरिफ के बारे में है। यूएस जो इंडिया की ट्रेड डील हुई थी, उसमें हम समझेंगे हाइप क्या है और फैक्ट्स क्या है। हाइप क्या चीज होती है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, और फैक्ट्स जैसा कि हम समझते हैं, जो डेटा बेस होते हैं वो फैक्ट पर हेलो? कुछ चीजें हमें समझना आती हैं। इधर जी जी, कंटिन्यू करें, दूसरे एडमिन्स म्यूट करते जाएंगे जिनके भी माइक से आवाज आ रही है। प्लीज सेकंड स्लाइड डिसिप्लिन प्लीज। मेंटेन करें, एकेडमियंस डिसिप्लिन मेंटेन करें। चलिए कंटिन्यू करो। जी सेकंड स्लाइड। ओके, अब ये समझते हैं हम कि टैरिफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। यूएस ने ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पर, दुनिया भर के सारे देशों के अंदर टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था। ये कब किया था? 7 अप्रैल 2025, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल था। अब हम ये समझते हैं, जब ये हमारा ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है, उससे पहले हमारे ऊपर कितना टैरिफ था? 50% टैरिफ था। 50% किस तरह से था? 25% तो जैसे दुनिया भर के और देशों के ऊपर टैरिफ लगाया था, उस तरह से हमारे ऊपर भी 25% टैरिफ लगा था। बट 25% की पेनल्टी हमारे ऊपर और लगी थी। उसका रीजन था कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे। अब करंटली इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के बीच फोन कॉल पर एक बात होती है। फोन कॉल जाता है इंडिया की तरफ से, और उस फोन कॉल के जाने के बाद में ये टैरिफ डील का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें ये 18% टैरिफ को कर दिया गया, जो कि 50% था। बट ये 18% किसके लिए था? ये इंडिया के लिए था, और यूएस के लिए 0%। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? हमारे जो देश के इंडस्ट्रीज हैं, हमारे देश के लोग हैं, जिनका माल अमेरिका के अंदर जो बेचना चाहेंगे, उन्हें 18% टैक्स देना पड़ेगा। और अमेरिकन इंडस्ट्रीज और अमेरिका के लोग अगर इंडिया के अंदर निवेश करना चाहेंगे या कोई सामान बेचना चाहेंगे, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। इसको अगर गहराई में अगर हम समझेंगे, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि यूएस में इंडिया का माल पर 18% टैक्स लग रहा है, और इंडिया में यूएस के माल पर 0% टैक्स। इसमें हम समझ सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसका फायदा हो रहा है हमें। बट एक चीज याद रखनी है कि इस डील से रिलेटेड मेजर डिटेल्स अभी पूरी तरीके से खुलकर बाहर बिल्कुल भी नहीं आई है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रम्प गवर्नमेंट के आने से पहले, ट्रम्प गवर्नमेंट आने से पहले इंडिया पे सिर्फ 3.25% टैरिफ लगता था। कितना लगता था? ओनली 3.25%। मतलब इंडिया का माल अगर अमेरिका में हम बेचते थे, तो हमारे लोगों को ओनली 3.25% टैरिफ देना पड़ता था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। आपको ये सेकेंड स्लाइड भी बोलना है ना? सेकेंड स्लाइड यही है, अदर कंट्री टैरिफ्स। जी 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 जी। अब बात आती है कि और देशों के ऊपर टैरिफ कितना लगाया गया, है ना। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, है ना। उसमें मैंने 3 देशों को भी दिखाया है आपको, जिसमें पाकिस्तान पे 19% था, बांग्लादेश पे 20% था, वियतनाम पे 20% था। बट अब ये अनाउंस करके दिखाया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा, देखो देखो हम कितने, हम हमारा मतलब हम हमारे कितने फेवर में हुआ है ये टैरिफ की न्यूज। टैरिफ अनाउंस हमारे कितने फेवर में हुआ है, मतलब पड़ोसी देशों को तो ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है, बट हमको कम देना पड़ रहा है। मगर उसमें एक हिडन चीज छुपी हुई है, वो जो कि नेक्स्ट स्लाइड में वो क्लियर करूंगा आपके लिए। बट हमें एक चीज समझनी है,
कि इन चीजों पे हम विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हाइप के तौर पे हमें दिखाई जा रही हैं, उसमें कुछ न्यूज चैनल्स भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया चैनल्स भी लगे हुए हैं, और ऐसी ऐसी हेडलाइंस चल रही हैं, झुकेगा अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए, मतलब हमने अमेरिका को बिल्कुल झुका दिया, है ना। इंडिया के द्वारा अमेरिका को झुका दिया गया है कि जो ट्रेड डील हुई है वो हमारी शर्तों पे हुई है, हमने अमेरिका को झुका दिया है। बट इसमें फैक्ट्स कितना है और हाइप कितना है, इन चीजों को हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आगे समझते चलेंगे। अब हमें इस चीज पर फोकस करना है, इस चीज को समझना है कि फैक्ट्स हैं जो इसके अंदर, फैक्ट्स ये हैं कि हमें 18% टैक्स देना पड़ रहा है और अमेरिका को देना पड़ रहा है 0% टैक्स। तो ये अपन को ये समझना है कि जो पहले अमेरिका जो कि 17% पे जो टैक्स था उसके ऊपर, जो कि अब 0% हो चुका है ना। अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर हम समझ सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र में पहले कितना देना पड़ता था, अमेरिका को 30 से 40% तक भी देना पड़ता था। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 30 से 40% टैक्स लगता था। अब इस टैरिफ को लागू होने के बाद जो कि एक नारा चलता था हमारे देश के अंदर कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा चला था इंडिया के अंदर, जब चाइना से अपना कुछ इस तरीके से चाइना से रिश्ते बिगड़े थे कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, मतलब चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो। उसमें ये था कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा अपन परचेज करना है। गवर्नमेंट का भी इसी के ऊपर ध्यान था कि इंडियंस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से डेवलप हो। तो ये नारा अब फीका दिखाई देता जा रहा है। क्यों फीका दिखाई देता जा रहा है कि हमारे माल पे तो टैक्स, हमारे कृषि उत्पादों पे तो टैक्स अमेरिका में बेचेंगे तो 18% लगेगा, और जबकि अमेरिका अगर मिल्क और कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र के अंदर उतरता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये फेयर मामला तो नहीं हुआ ना। तो इस चीज के ऊपर हमें समझने की जरूरत है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स अपन समझते चलेंगे। जैसे कि मैं डेयरी और फार्मर्स की बात कर रहा था, जब अमेरिका की मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री, अब सोचिए तो सही, हमारे देश के अंदर जो लीड करती हैं कंपनियां जो डेयरी फील्ड में, अमूल हुई, मदर डेयरी हुई, हमारे राजस्थान में सच डेयरी हुई, एमपी में सांची डेयरी हुई, और दूसरी स्टेट में अलग अलग कंपनीज हैं जो भारत के लोगों से दूध खरीद कर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दूध बेचती हैं, दही बनाती हैं, अपना पनीर बनाती हैं, बहुत सारे आइटम्स बनाते हैं मिल्क से रिलेटेड जो होते हैं, मक्खन बनाते हैं। मगर इन पे क्या असर पड़ेगा जब अमेरिकन कंपनीज इन डेयरी फील्ड में आ जाएंगी और इनसे सस्ता और इससे अच्छी क्वालिटी का माल देने लग जाएंगी, तो हमारी कंपनी, हमारे लोगों का क्या होगा। अब दूसरा एक इशू आता है, अगर अमेरिका डेयरी फील्ड में उतरता है तो सबसे बड़ी बात यह है, जो वहां की जो बफेलो और काउस होती है ना, उनको नॉन वेज तक खिलाया जाता है, उनको मतलब ये समझिए ब्लड तक पिलाया जाता है वो। अब सोचिए, इससे हम मुस्लिम्स के भी और नॉन मुस्लिम्स के भी, दोनों के, मतलब ये दोनों इस चीज को मतलब अच्छी तरीके से पचा नहीं सकते इस बात को कि भाई ये तो हमारे रिलीजन के ऊपर भी आ जाएगी और ये हमारे नॉन मुस्लिम्स के भी मतलब उनकी आस्थाओं को चोट पहुंचाएगी। तो ये दोनों हमारी जो इंडियंस की जितनी भी अपने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपन चारों कम्युनिटी, जो मेन कम्युनिटी, सबके हितों के ऊपर, मतलब एक तरीके से हितों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरीके से एक कल्चर इशू भी बन जाएगा। बट हमारी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मीडिया के सामने उन्होंने 21 मिनट तक बात करी और बताया कि ये कमाल की डील हुई है, ऐसी डील मतलब पहले कभी नहीं हुई, लेकिन डिटेल्स वो पूरी निकाल के नहीं दी, ठीक है। और उन्होंने अपोजिशन के बारे में 7-8 बार, मतलब उनको अपोजिशन के बारे में 7-8 बार बातें करी, 7-8 बार लीडर्स के बारे में उनके बारे में बातें करी बस। बट जो ट्रेड डील के जो मतलब फाइनल अनाउंसमेंट क्या हुए हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स में खुल के कुछ भी नहीं बताया। अब हम इन सब का क्या मतलब निकालें, मेजर डिटेल्स शेयर क्यों नहीं की जा रही हैं, आखिर क्या रीजन है, आखिर क्या बातें हमसे छुपाई जा रही हैं, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसको सामने नहीं लाया जा रहा है ना। तो उस चीजों को हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक सबसे एक बार फीडबैक ले लो, सबको समझ में आ रहा है क्या, सेशन कैसे चल रहा है, लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है क्या हो रहा है अपने
ट्रेड डील्स के साथ? बताएं, फीडबैक दें पार्टिसिपेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस तरह समझ में आ ये रहा आ है। रहा है जी। वेरी गुड। तो सिर्फ न्यूज बेस्ड जरा बहुत इंडेक्स भागेगा, स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स भागेंगे, बट आपको फैक्ट्स ट्रैक करना जरूरी है। ये आज के सेशन का एक आपका टेक अवे पॉइंट्स है, मतलब कि आपको फैक्ट्स खुद ढूंढने हैं, खुद सर्च करने हैं। जी, कंटिन्यू करें। और रशिया के साथ में ऑयल का क्या कनेक्शन है? अब ट्रम्प क्या कह रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि ट्रम्प अनाउंसमेंट कर रहा है कि इंडिया की पीएम की रिक्वेस्ट पर डील के लिए हम एग्री हुए हैं, यानी पहल हमने की है, मतलब हमने रिक्वेस्ट करी है अमेरिका से कि वो हमसे डील करे, कि वो हमको डील में रियायत दे। और कहा क्या जा रहा है कुछ न्यूज चैनल्स के द्वारा कि इंडिया ने रशिया से तेल ना खरीदने पर रजामंदी दे दी है ना। जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इंडिया ने रशिया से तेल ना खरीदने पर रजामंदी दी थी, कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। और जबकि रशिया के से न्यूज ये निकल के आ रही है कि इंडिया ने ऐसी अभी तक ऑफिशियल कोई बात नहीं कही है कि वो रशिया से ऑयल अभी नहीं खरीदेगा। बट पुराने जो 50% जो हमारा टैक्स था उसमें 25% पेनल्टी इसी बात की थी कि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। अमेरिका ने जो टैक्स लगाया था ना 50%, उसमें 25% पेनल्टी थी, जो कि इसी रीजन की वजह से थी। और इन सोर्सेज के मुताबिक अब इंडिया रशिया की जगह अब किससे ऑयल खरीदेगा? वेनेजुएला से। रशिया से तेल खरीदने के फायदे क्या थे? फायदा ये था कि 3 साल का अगर डेटा को हम देखें तो 1,53,000 करोड़ रुपए का हमने फायदा उठाया। फायदा किस चीज से उठाया? कि हमने रशिया से ऑयल खरीदा, इससे हमें इंडिया को कितना फायदा हुआ? 1,53,000 लास्ट के 3 इयर्स के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया को ऑयल परचेज कहाँ चीप मिल सकता है, इंडिया का फायदा कहाँ हो रहा है? रशिया से ऑयल खरीदने में फायदा है या वेनेजुएला से ऑयल खरीदने में फायदा है? ये फैसला इंडियन गवर्नमेंट को क्यों नहीं लेने दिया जा रहा? आखिर इंडियन गवर्नमेंट के डिसाइड ऑफिशियली क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि हम अभी कुछ दिनों में देख सकते हैं कि वाणिज्य मंत्री से जब इसके बारे में पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान देगा, और विदेश मंत्रालय से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई वाणिज्य मंत्री बयान देंगे, इसके बारे में बताएंगे। और सोचने वाली बात यह है कि मदर ऑफ ऑल डील्स के फौरन बाद जो मतलब ईयू के साथ में डील हुई थी, यूरोपियन यूनियन के साथ में डील हुई थी, अचानक से फादर ऑफ डील कैसे फाइनलाइज हो गई? जो महीनों से पेंडिंग थी, मतलब लास्ट के 11 महीनों से जो डील पेंडिंग थी वो एकदम से फाइनलाइज किस तरीके से हो गई? तो ये सोचने वाली बात है। बहुत सी। तो मतलब यहाँ एक ह्यूमर में एक बात मैं ये बोलूंगा मनीष भाई, मदर ऑफ ऑल डील के बारे में पूछना है तो फादर को पूछो, फादर ऑफ ऑल डील के बारे में पूछना है तो मदर को पूछो। इस तरीके की बात होगा कि यहाँ की अपने खुद गवर्नमेंट के जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, खुद उनको पता नहीं आपस में किसकी डील किसके साथ कितने पे हो रही है। तो एक फैक्ट है जो हाइप को क्लियरली बीट करता है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मनीष भाई जी। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में बात कही थी मोस्ट फेवर्ड नेशन, अमेरिका के बारे में एक चीज है कि अमेरिका जिस देश को, जिस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है ना, उसको 5% की टैक्स में रिलीफ देता है। और मीडिया क्या बता रहा है कि चाइना पर 37% टैरिफ है और हम पर ओनली 18%, मतलब हम तो फायदे का सौदा हुआ है हमारे साथ में। मगर हिडन फैक्ट क्या है? हिडन फैक्ट ये है, जिन देशों को अमेरिका द मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है ना, उन्हें 5% की रिबेट मिलती है। वो फिर रिबेट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल टैक्स आफ्टर रिबेट कितना निकल के आ रहा है? जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये 19% टैरिफ लगाया, बट 5% इन्हें रिलीफ भी तो मिल रहा है। उस रिलीफ के बाद में कितना टैक्स देना पड़ा? ओनली 14%। मतलब हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो फायदा हमारा हो रहा है या हमारे पड़ोसियों का ज्यादा हो रहा है? हमारे ये बात पड़ोसियों का है ना। तो इसी तरीके से बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इन पे जो टैरिफ लगा है 20% है ना, बट इन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, तो इन्हें 5% रिलीफ मिला, तो इनको ओनली देना पड़ा 15% टैक्स। तो फायदा उनका ज्यादा हुआ
या हमारा ज्यादा हुआ? मतलब ये देश हमसे कम टैरिफ दे रहे हैं और दिखाया ये जा रहा है कि हमने इस डील को बहुत ही अच्छी तरीके से अमेरिका को अपने कदमों पे झुका के इस डील को किया है कि अमेरिका को हमने झुका दिया है। और जबकि फैक्ट्स ये छुपाए जा रहे हैं, ये आपने न्यूज चैनल्स पर और ये सोशल मीडिया पे बहुत ही कम जगह ऐसा देखने को मिला गया होगा कि ये बात आपको बताई गई हो कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने वाले कंट्रीज हैं कुछ जो अमेरिका जिन पर टैक्स लगाया है उन्हें टैक्स का रिलीफ मिल रहा है और उस रिलीफ के बाद में इंडिया से कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये बात हिडन है ना। तो इससे तो भाई हमें नुकसान हो रहा है, अदर कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर अगर क्राइटेरिया ये है कि हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से भी तो हम लॉस में हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बढ़िया। अब कंपैरिजन चार्ट्स और कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। अब दिमाग में क्या है, इंडिया पे तो 18% टैक्स लग गया, चलो। यूरोपियन यूनियन पर 15% टैक्स, ये टैक्स है अमेरिका ने जो लगाया है। चाइना पे 37%, कनाडा पे 35%, ब्राजील पे 50% और यूके पर 10%। अब डील पर सवाल क्यों उठा रहे हैं लोग, डील पर सवाल क्यों उठा रही है पब्लिक? क्योंकि बिफोर टैरिफ बार इस टैरिफ का हल्ला मचने से पहले यूएसए के अंदर इंडियन गुड्स पर ओनली 3.25%, मतलब 3.3 एवरेज, और इंडिया में यूएस गुड्स पर ओनली 70% एवरेज टैक्स था। बट आफ्टर ट्रेड डील क्या हुआ? आफ्टर ट्रेड डील यूएसए में इंडियन गुड्स पे 18% रहेगा, कहाँ 3.25% और कहाँ 18%, और इंडिया में यूएस गुड्स पे 0% टैक्स लगेगा, कहाँ 17% और कहाँ 0%। अब कंपेयर करके तो देखिए, अब पहले फायदे में थे कि अब फायदे में? पहले फायदे में थे पहले फायदे में थे, तो इसका मतलब अब हमारा नुकसान हो रहा है। जी। कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। तो बहुत बढ़िया। इन्हीं चीजों को हमें आगे समझना है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या क्लेम कर रहे हैं और इंडिया का बजट क्या आया, इन चीजों को अगर हम समझें तो यूएस तो कह रहा है कि इंडिया विल परचेज प्रोडक्ट्स ऑफ नियरली 500 बिलियन, मतलब करीब 45 लाख करोड़ की आइटम्स इंडिया खरीदेगा। एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कोल के सेक्टर में, इनसे रिलेटेड आइटम्स 5 साल के अंदर अंदर इंडिया कितने का खरीदेगा? 45 लाख करोड़ के। किससे खरीदेगा? अमेरिका से। और इंडिया का अगर बजट देखें, करंटली जो बजट है वो 53.50 लाख करोड़ का है। और अगर से कंपेयर करें ट्रम्प की डील के साथ में तो इट्स ओनली 8.5 लाख करोड़, लेस देन अवर टोटल ईयरली बजट। मतलब ओनली अगर इस जो 45 लाख करोड़ का माल खरीदा जाएगा और जो 53.5 लाख का हमारा बजट है, तो इसमें ओनली 8.5 लाख करोड़ लेस देन अवर टोटली ईयरली बजट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये किस तरीके से पॉसिबल है ना। अगर इस चीज को गहराई से अगर हम समझेंगे तो अगर इस एग्रीकल्चर में ही अगर हम जाएं तो पहले इंडिया 11,733 करोड़ की कृषि उत्पाद बेचता था, पर अब हमारा इस देश के अंदर वर्चस्व जो है वो बिल्कुल खत्म होता दिखाई देगा। क्योंकि जो ट्रेड डील के अंदर जो हमारा वर्चस्व था 11,733 करोड़ के कृषि उत्पाद अमेरिका में बेचे जा रहे हैं, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अब टैक्स 18% है और पहले टैक्स 3.5% था। तो ऑल इन ऑल ये डील ट्रम्प की शर्तों पे हुई है। मतलब कि इसमें भाई दो पार्टनर होते हैं ना, पार्टनरों के बीच में जो भी चीजें तय होती है ना वो बराबर के लेवल पर होती हैं। कि बराबर पे लेवल पे भाई मैं अगर तुझसे ये खरीदना हूं तो उसके बदले में तुझसे मुझे क्या मिल रहा है, अगर तू मुझसे ये खरीद रहा है तो मुझे उसके बदले में क्या देना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीज बराबर की कंडीशन में डिसाइड होती हैं। बट ट्रम्प का क्या माइंडसेट बना हुआ है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मतलब मुझे रोको मत, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा और मेरी बात तुम सबको माननी पड़ेगी। मतलब एक समझते हैं ना
कि गांव में कोई लट्ठ वाला बंदा होता है कि वो लट्ठी लेके खड़े हो जाए, मेरी लाठी मेरी भैंस, कि जिसकी लाठी जिसकी भैंस। तो वो भाई वही अमेरिका अपनी धौंस चला रहा है ना। ये मतलब हम इंडियन, हमारी गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं आ रही चीज, हमारे लोगों को भी पसंद नहीं आ रही, और हमारी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती ऐसा कि ये सारी चीजें इस तरह से हों। बट कंडीशंस कुछ ऐसी बन रही हैं कि उन कंडीशंस के ऊपर ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। मगर अब हमें ये देखना पड़ेगा इससे हमारे सेक्टर्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई हम कृषि आधारित देश है हमारा, सारी चीजें एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। जब अमेरिका एग्रीकल्चर के अंदर घुस जाएगा, वहां का दूध अगर यहाँ आएगा, वहां का पनीर अगर यहाँ बिकेगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा? क्योंकि उनका जो घर का लालन पोषण होता है वो तो सिर्फ इसी चीज पे होता है कि वो खेती से होता है, कृषि उत्पादों से होता है। वो बेचारे घर में गाय भैंस को बांध के रखते हैं, उसका दूध बनाते हैं, उसका घी बनाते हैं, दूधों को डेयरियों को डेयरी, इंडियन डेयरीज में बेचते हैं। तो उनका एक आमदनी का जरिया है। तो वही वो उनका आमदनी का जरिया खत्म होगा, और बचत किसका होगा? अमेरिकन कंपनीज का। नेक्स्ट स्लाइड। माशाल्लाह बहुत अच्छे से लेकर गए। यहाँ पे सब हजरात को बता दो, मैंने एक इंटरनली अपना एक सेशन लिया था, ट्रम्प की दादागिरी। ये वाली वर्ड हमने 10 दिन 12 दिन पहले ही सेशन लिया था। मैंने कहा था कि अपनी दादागिरी पे आता है। तो सोच के देखो कि जब टोटल इंडिया का जो पूरा बजट ही 53 लाख करोड़ है, तो ये 45 लाख करोड़ का जबरदस्ती का अपने प्रोडक्ट्स को बोल रहा है इंडिया से खरीदो। खरीद के तुम इंडियंस को यूज करने में लाओगे नहीं लाओगे पता नहीं, बट दिस इज प्योरली बहुत ही बेकार चीज है। जरूरत ही नहीं इंडिया को उसके पास से इतनी चीजें खरीदना है, बट पता नहीं इससे कैसे निकलेंगे। लेट अस सी। जी मनीष भाई कंटिन्यू। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात जानने की ये है कि बिफोर अगस्त 2025 यूएस ने अप्लाई किया था नॉर्मल टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, यूजुअली इन द रेंज ऑफ 0 से 10% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट के हिसाब से। बट इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 7 अगस्त 2025 से यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड ए 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। मतलब जो टैरिफ लगाया था 25%, वो 7 अगस्त 2025 से लगना स्टार्ट हुआ इंडिया के ऊपर। बट रशिया से ऑयल खरीद रहे थे उसके ऊपर, तो इस वजह से 25% का पेनल्टी और साथ में लगा दी गई। देन द यूएस एडेड एन एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ फ्रॉम अगस्त 27 2025 विच बोर्ड टोटल टैरिफ लेवल्स अराउंड 50% ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। मतलब जो इसने 7 अगस्त 2025 को तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, बट 27 अगस्त 2025 को टैरिफ के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया कि भाई सारी दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ लगाया था। नॉर्मल टैरिफ था वो हमारे ऊपर भी लगाया, बट हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया गया, सिर्फ रशिया से रिलेशन रखने की वजह से कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। और जैसा कि आपको सबको पता है कि विश्व में दुनिया के अंदर 2 देशों का ज्यादा मतलब वर्चस्व है, अमेरिका है और दूसरा रशिया है। तो अमेरिका रशिया जो बड़े बड़े देश हैं सब अपनी चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली चले। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि कोई भी देश जो उसके चाहे बिजनेस रिलेशंस हो चाहे दूसरे रिलेशंस हो, तो वो मेरे साथ में ही रखे, किसी अदर कंट्री के साथ में नहीं रखे। तो उसी हिसाब से अमेरिका ने ये हमारे ऊपर 25% पेनल्टी लगाई थी। Later, under a new interim trade agreement, the US reduced tariff on Indian exports to about 18%. जब इंडिया से कॉल जाता है और कॉल के ऊपर जब शर्तें तय होती हैं और वो कॉल में जो हिडन बातें होती हैं, उसके बाद में टेम्प के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है और फिर अनाउंसमेंट होता है 80% टैक्स का, जो कि हमें इंडिया वालों को देना पड़ेगा। अब सो ओवरऑल 4 अगस्त 2025 से हम समझ सकते हैं कि मोस्टली नॉर्मल जो टैरिफ था 0 से 10% था ओनली। आफ्टर अगस्त 2025 हायर टैरिफ मतलब 50% तक, और अब जो टैरिफ है कट होके वो है 18%। द करंट 18% टैरिफ इज स्टिल हायर देन द एवरेज टैरिफ रेट्स बिफोर अगस्त 2025 बट मच लोअर देन द पीक टैरिफ्स ऑफ
2025। तो अब हम इस चीज को हमें इस तरीके से समझना है कि जो 18% हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो जेन्युइन है या नहीं है ना, कि वो हमें देना चाहिए या नहीं है। तो इसको कंपेयर करें कि कहाँ 0% और कहाँ 18%, तो मतलब हम सीधे सीधे नुकसान में दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमारा। और फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है अमेरिका का, है ना। और ये सिर्फ अमेरिका की मोनोपोली की वजह से हो रहा है। और ये अमेरिका सिर्फ हमारे साथ ही नहीं कर रहा, वो अदर्स दूसरे देशों के साथ भी इस चीजें कर रहा है। मतलब दुनिया के और सारे देश ऐसे नहीं है कि उससे अमेरिका से खुश हों, ये ऑल सभी करीब करीब सभी देशों के साथ में ऐसी चीजें कर रहा है। अगर हम देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ में कितने अच्छे संबंध थे अमेरिका के, बट अभी हाल के जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें पता लग रहा है कि उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया, है ना। कनाडा से कितने अच्छे संबंध थे, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। हम्म। दूसरे जो देश का राष्ट्रपति था उसे उठा लिया। और ईरान के साथ तो आप सब कुछ सुनाई दे रहा है आपको, है ना, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ ये अमेरिका की मोनोपोली की वजह से है ना। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें निकल निकल के सामने आ रही हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में निकल के सामने आ रही है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, है ना। और जो अंदर की चीजें कुछ हिडन बताई जा रही है, कहीं न्यूज सोर्स से निकल के आ रही है। मतलब सब चीजें आपस में एक दूसरे से टकरा रही है। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर कि इस ट्रेड डील का जब ऐलान हुआ था ना, तो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं ब्रोक एल रोलेंस, तो उन्होंने खुशी खुशी ये कहा कि भारत के बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे। मतलब वहां की कृषि मंत्री क्या कह रही है, वहां की फार्मर मिनिस्टर क्या कह रही है, ब्रूक रोलेंस, कि भारत के बड़े बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे। और बट हमारे कॉमर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि अ, कि कॉमर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि हमारे मिल्क और डेयरी क्षेत्र इसको से अछूता, मतलब मिल्क और डेयरी क्षेत्र में इससे अलग रहेंगे। मतलब इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अमेरिका नहीं आएगा, है ना। और बट इसके बारे में जो डिटेल्स में चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि डिटेल्स की चीजें अभी क्लियर बताई नहीं जा रही, है ना? तो उस चीज को छुपाया जा रहा है। अब इंडिया और यूएस ने जो अनाउंस किया था उसके अनुसार जो एग्रीमेंट के इसमें डेट वाइज बताया गया है कि किस डेट में अप्लाई हुआ और किस डेट के साथ में कौन सी चीज हुई है। इसकी मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मतलब यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी डील में जो फर्क है ना, उस चीज को हमें समझना है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई वो 27 जनवरी 2026 को हुई। उसका अनाउंसमेंट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और अमेरिका से डील हुई वो 2 फरवरी 2026 को हुई। उसका अनाउंसमेंट कहाँ हुआ? ट्विटर पर, अमेरिका में। और समझौते का इफेक्ट क्या पड़ रहा है? यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डील हुई उसका इफेक्ट ये पड़ा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 99% यूरोप तक पहुंचेंगे। और जबकि भारतीय उत्पाद जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें हमें जो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बेचे जाएंगे उस पर 18% टैरिफ देना पड़ेगा, है ना। तो अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि 7 अगस्त 2025 से जो 25% टैरिफ था वो 27 अगस्त 2025 को 25% बढ़ाकर वो 50% कर दिया गया। और फिर अगर हम इस चीज पे एग्री हुए कि भाई कि हम, अमेरिका कह रहा है कि हम यूएस से अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने फिर से हमारे ऊपर वो 25% पेनल्टी हटा के 18% कर दी। तो कुल मिला के ये सारी चीजें समझने के बाद में ये चीज क्लियर हुई है कि ओवरऑल ये सारी चीजें ये डील टर्म की शर्तों पे हुई है ना। इसमें हमारी बिल्कुल भी नहीं चली है। अगर हमारी चलती, क्योंकि सारी चीजें अभी देखो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत सारी चीजें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आ रही थी, तो वो चीजें भी आगे की स्लाइड में बताई गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी। अब देखिए हमारी कॉमर्स मिनिस्टर से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें जैसे कि दिखाया गया कि फ्रूट्स के क्षेत्र में हम उनको एंट्री नहीं देंगे, वेजिटेबल के क्षेत्र में हम उनको एंट्री नहीं देंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं। और बट अमेरिका की कृषि मंत्री क्या कह रही है कि अमेरिका की फार्मर मिनिस्टर कह रही है कि भारत के बड़े बाजार में हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे।
तो ये चीजें तो आपस में टकरा रही है ना, मतलब कौन सही है कौन गलत है ये अभी क्लियर होके सामने नहीं आ रहा है। इसकी क्लियरिटी कैसे मिलेगी, है ना? इसकी क्लियरिटी के लिए इंडिया यूएस डील के कुछ की हाइलाइट्स हैं। तो मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड एट जीरो ड्यूटी, ये कहा जा रहा है कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा। नो ड्यूटी ऑन इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, जीरो ड्यूटी ऑन सेवरल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट टू द यूएस। मतलब बहुत सारी चीज कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा बताई गई है नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। बट ये चीज टकरा रही है अमेरिकन फार्मर मिनिस्टर की बात से। ट्रेड डील अनाउंस होने के बाद वो मीडिया में आके कह रही है कि भारत के बड़े बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे, और ये कह रहे हैं कि कृषि उत्पाद को में के क्षेत्र में हमें इन्हें आने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें अभी खुली तौर पर खुल के सामने नहीं आई है ना, बिकॉज खुली इस तरह खुल के सामने इसलिए नहीं आई है कि फुली साइन फाइनल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जब तक ये फुली साइन फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता तब तक ऑल क्लियरिटी हमारे सामने नहीं आ पाएगी। बट अब हमें ये समझना है कि इस जो ट्रेड डील हुई है उससे हमारे शेयर मार्केट में आगे हमें क्या करना चाहिए। कि भाई हम तो शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, शेयर मार्केट में कोई फार्म की नियत से बैठा था, कोई सनफ्लावर की नियत से बैठा था, कोई डेली ट्रेडिंग की नियत लेके बैठता है, कोई सीड्स की नियत से बैठता है, और काफी टाइम से हम कैप्सूल एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं। तो बट अब हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने सेशन के स्टार्टिंग में दे दिया था। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है ना। जब तक ये क्लियरिटी नहीं आती डील के बारे में तब तक हमारे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा रिस्की हैं। कि न्यू ट्रेड को अगर हम अवॉइड करेंगे वो बेटर है ना। कोई भी जब तक कि किसी सेक्टर के बारे में स्पेसिफिक न्यूज, कोई गुड न्यूज इस तरह से नहीं आती तब तक ट्रेडिंग, अगर डेली ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसे अवॉइड करें। और उसके जो सेकेंडरी प्लान है वो कर सकते हैं कि हम एक सिप की आदत बनाए, है ना। कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें। उसमें ये देखें कि यूरोपियन यूनियन के साथ में या अमेरिका के ट्रेड डील के जो हो रही है उससे रिलेटेड किस सेक्टर्स को फायदा होगा, है ना। उस सेक्टर्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें फिर सिप प्लान करें। ये तो है बेटर सजेशन। बट अगर डेली अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक क्यों हो सकता है? एक न्यूज आई वो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़ देगी, वो आपको के एमएससीडी का जो फर्स्ट हिस्टोग्राम बना हुआ है वो उसको भी नेगेटिव कर देगी, है ना। और जो आपका स्टॉप लॉस लगा रखा है वो उसको भी हिट कर देगी, है ना। तो ऐसे वोलेटिलिटी वाले माहौल के अंदर हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग समझ के एहतियात के साथ में करना है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, अपने महेश्वरी बोल के है उनका एक यूट्यूब पे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कह रहे हैं कि आजकल इंडियन जो रिटेलर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ मंडे देखते हैं, वीकेंड पे कोई बुरी खबर नहीं आई है, सब अच्छी न्यूज आई तो मंडे ट्यूसडे पोजीशंस बना रहे हैं, और थर्सडे फ्राइडे तक पूरे पोजीशंस चाहे वो उनके पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो हटा दे रहे हैं। क्यों? पता नहीं वीकेंड में क्या ट्रेड डील आएगी, क्या वार की न्यूज आएगी, क्या ट्रम्प की कोई ट्वीट आएगी। तो देखिए आजकल का माहौल ऐसी है, जो डर के भी जो स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं वो मंडे ट्यूसडे पोजीशंस बना रहे हैं और थर्सडे फ्राइडे तक अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक माहौल काफी महीनों से हमारे इंडियन मार्केट्स में चल रहा है। जी मनीष भाई कंटिन्यू। जी नेक्स्ट है। अब ट्रेड डील हमारी डन, सवाल ये उठता है कि ट्रेड डील हमारी डन हुई क्या नहीं हुई। जैसा कि मैंने अभी को आपको बताया कि अभी हमारा फुली साइन फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इट इज सेफ टू इन्वेस्ट और ट्रेड नाउ, किस समय इन्वेस्ट और ट्रेड करना बेहतर है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय वोलेटाइल मार्केट है, आप इससे परहेज करें। इन्वेस्ट की अगर आपका प्लानिंग है तो जिस सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, जिन सेक्टर्स को फंडामेंटल स्टॉक्स है उनकी एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सिप का प्लान करें। बट वो आपकी डिपेंड करता है आपके बजट पर। अब आगे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे,
है ना। अब मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं हमारी न्यूज के ऊपर, है ना, कि यूरोपियन यूनियन के साथ में डील हुई तो उसका मार्केट पे असर हुआ, अमेरिका के साथ डील हुई उसका मार्केट पे असर हुआ, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया उसका मार्केट पे असर हुआ, अमेरिका ने पेनल्टी लगाई उसका मार्केट पे असर हुआ। तो ये सारी चीजें न्यूज बेस हैं, ये हमारे मार्केट पर असर डाल रही हैं, है ना। तो इसके लिए बेहतर है कि अभी हम ट्रेडिंग से परहेज करें। अब कौन से सेक्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। इसकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है उसके में जो इफेक्टिव सेक्टर्स हैं, जो कि जिन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल रहा है, जिन सेक्टर्स में इंडिया ग्रोथ कर सकता है, इंडिया को फायदा मिल रहा है, उन सेक्टर्स की हमें एक अलग से बात लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके साथ में अमेरिका की जब ट्रेड डील फाइनल नहीं होती है तब तक हमें इसका वेट और बाज की स्थिति बनाए रखनी है, कि हमें वेट करना है कि ये ट्रेड डील जब फाइनल हो जाए तो उसके में इंडिया के कौन से सेक्टर फायदा उठा सकते हैं, तो उसकी बात लिस्ट हमें बनानी है उसके बाद में, है ना। अब जीरो टैरिफ फॉर दीज सेक्टर्स, अब की जैसा कि कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा बताया गया, अनाउंस किया गया कि फार्मा के सेक्टर पे जीरो टैरिफ लगेगा, जेम्स और डायमंड्स पे जीरो टैरिफ लगेगा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे भी जीरो टैरिफ लगेगा, बट इसका 100% अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये ओनली उन्होंने अनाउंसमेंट किया है बट फुली साइन फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसे 100% नहीं कह सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी जो फार्मा के सेक्टर है और भी अदर सेक्टर्स हैं तो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज बनेगी, और उनके स्टॉक्स के अंदर जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है अगर वो हमारे टेक्निकल क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं तो उसमें हम सिप का भी और ट्रेडिंग की भी आगे नेक्स्ट में आगे चल के प्लान कर सकते हैं। बट अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। अब जैसे कि इसके इन सेक्टर्स के साथ में टेक्सटाइल के भी, प्लास्टिक के भी और भी अदर सेक्टर बताए गए हैं, तो जिनके ऊपर बताया गया कि 50% से घटकर अभी 18% टैरिफ रह गया। मतलब जो 50% था, जो अदर सेक्टर्स बचे उन पर 50% पेनल्टी का भी टैक्स था, वो ओनली अब कितना रह गया है, ओनली 18% ही रह गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सेशन कवर किया अपने मुनीश भाई। अभी और कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना है या लाइव क्वेश्चंस ले लें? जी या आपने जो इम्तियाज भाई का सेशन पार्ट है क्या बाकी अभी? जी इम्तियाज सर का है। इम्तियाज भाई हैं क्या लाइव में? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। तो आप अपना प्रेजेंटेशन कर लेंगे डेस्कटॉप से? जी मैं कर लेता हूं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन होंगे तो उनके क्वेश्चन आंसर ले लो 5-10 मिनट। ठीक है, आप जब तक रेडी कर लें। चलें भाई, लाइव जी। में कौन कौन क्या सवाल पूछ रहा है लेके आओ सवाल और निपटाओ। ये पार्ट ऑफ द सेशन अभी कंप्लीट हो गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी है हमारे टीचर्स के लिए। इसमें माशाल्लाह मोनीश भाई ने लीड किया इनको गैदर करने के लिए। हमारी एक वुमेन एडमिन सिस्टर ने भी काफी मेहनत की है, और साथ में पूरी टीम मिलकर हमारे प्रेजेंटेशन आजकल तैयार कर रहे हैं, चाहे वो फीफो का हो, सेकेंडरी अकाउंट का हो, बजट का हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज नजर आएगी, वो है टीम एफर्ट। जहाँ पे टीम एफर्ट नजर आती है वहां पे आपको पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा नजर आते हैं, इंफॉर्मेशन भी सही आपको मिलती है, और आप लोग एक सही जिम्मेदारी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या आप लोगों को सेशन पसंद आया? पहले तो फर्स्ट फीडबैक दीजिए। जी बहुत जबरदस्त सेशन था। तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है, अब ये नहीं समझो कि अरे डील हुई कि नहीं, न्यूज पे समझ लो, मौके पे चौके मार लिया करो, लंबी उम्मीदें मत लगाओ। अभी भी जरा सनफ्लावर फार्म्स के लिए रुको। अब अगर है किसी के पास गुलगुलारा, हाथ में पैसे हैं, बहुत ही खुजली हो रही, तो एसएमसी सेटअप, वाटरफॉल सेटअप, 1.0 सेटअप पे छोटे मोटे स्विंग्स का रख लो। न्यूज बेस्ड भागेगा। कल मंडे है, इंशाल्लाह कल भी मुझे उम्मीद है 1-2% निफ्टी भागेगा, 3-4-8% पोर्टफोलियो भागेगा। प्लानिंग कर लो। हाँ, अगर कुछ स्टॉक्स आपके एक लेवल पे आ गए, कहां पे आ गए, -4, 6, 8, 10% थे, प्लस में आ गए, तो ना जरा सा 30 मिनट की खिड़की पे बैठो। 1 आवर भी नको। 30 मिनट की खिड़की पे बैठने का मतलब क्या है, कौन बोलेंगे? बालकनी से कूदने। हाँ, बस फटाक से जंप मार लेना, कैपिटल सेव कर लेना। ये पता नहीं चलता है, ये क्या बोलते हैं ना, सर के लोग हैं ये डोलान साहब,
को कब क्या करते बोल नहीं सकते। कैपिटल हाथ में रखो, माहौल सही होगा, सब समझ में आ जाएगा, सब डीलों के जो ना पेपर पे सिग्नेचर के साथ जब अनाउंस होगा तब हम समझ लेंगे हाँ भाई आप लोगों ने वाकई अच्छी डील करी है, अब तुम लोग बैठो अपने कमरों पे, हम अपने सिस्टम पे बैठते। ये होना चाहिए अप्रोच। नाउ देयर विल बी डेफिनेटली टुमारो ए गुड गैप अप इंशाल्लाह, गुड पॉजिटिव पोर्टफोलियो इंशाल्लाह, और हफ्ते एंड होए तक पता नहीं, क्योंकि अभी उसने व्हाइट हाउस में लेजिस्लेशन वो साइन करा, बोला कि 18% पे मिला लिया, रेसिप्रोकल हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये अपने शर्तों पे देख रहा है कि यार इतने कि हमारी बात हुई थी फोन पे, आप जो है झोला बाबू इतना बोले, इन्हों इतना नहीं बोल रहे, इन्हों इतना नहीं बोल रहे, तो बाद में क्या करता, अचानक बदल जाता, अचानक रातों रात जो है ना बदल जाता, फटाफट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देता। तो इसके लिए आप लोग चौकन्ना रहना, आपके अपने कैपिटल को सेव रखना, सब करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। क्वेश्चन आप पूछो, आप किसी को डाउट है तो, ताकि नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट कुछ हिस्सा इम्तियाज भाई का है सेक्टर्स पे, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं मोनीश सर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, सब कुछ कवर किया। एक छोटा सा मेरी तरफ से ऑब्जर्वेशन था, जो $500 बिलियन का जो बता रहे हैं कि इंडिया यूएसए से खरीदेगा, वो 1 साल के लिए नहीं है, शायद वो अगले 4-5 सालों का ये टारगेट है। क्लैरिटी नहीं है, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। 1 साल का तो देखो यार, प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, कितने से बेवकूफ इंसान भी इसको एग्री नहीं करेगा। जिस कंट्री का टोटल एनुअल बजट ही 45 करोड़ लाख है, 45 लाख करोड़ है, यार ये पॉसिबल है। पूछने वाला भी ना, वो बोलते हैं ना, वो एक बात कहा था, भिखारी भी सामने वाले की हैसियत देख के पूछता है। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी थोड़ी रखा है कि यार सामने वाले पास है ही नहीं इतना खरीदने के लिए। पूरी कंट्री का अगर पूरा बजट में से कुछ भी नहीं करेंगे, रेल नहीं बनाएंगे, ब्रिज नहीं बनाएंगे, लोगों को राशन नहीं देंगे, सब नहीं देंगे, हेल्थ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी से सामान खरीदेंगे, चांस ही नहीं है यार, समझो। हाँ 10% ऑफ द बजट या 5% ऑफ द टोटल एनुअल इंडियन बजट, ये कोई पॉसिबिलिटी है, बट ये भी जबरदस्ती का होता है। जो चीज को इंडिया को लेना नहीं है, एक बात बताओ, इंडिया एग्रीकल्चर बना ले रहा, ऑटो बना ले रहा, कंप्यूटर पार्ट्स बना ले रहा, आईटी में बना ले रहा, अब अमेरिका से लेगा क्या भाई? आप बताओ लेना क्या है उनके पास से? जबकि ऑलरेडी जो है ना ट्रेड डिफिसिट इंडिया का जो है ना बहुत बड़ा गैप है। अमेरिका को ज्यादा तकलीफ क्या होती पता है? इंडिया अमेरिका ट्रेड डेफिसिट किसको मालूम है? बोलो, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? जी हम जैसे कि एक्सपोर्ट जितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना करा रहे हैं, उसके बीच के डिफरेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। वेरी गुड। अभी आप अगर एक एकेडमी मेंबर पे हैं, एकेडमी आपको क्या दे रही है और आप एकेडमी को क्या दे रहे हैं? एक रकम का बहुत हमारे साइड से बहुत डिफिसिट है, 4-5 मैसेज डाल रहे हैं, एकेडमी आपको भर के नॉलेज दे रहा है, तो खूब बहुत कुछ मिल रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से इंडिया का है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में से जो है ना, इंडिया वेरी वेरी फेवर्ड है, क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत चीजें बेचता है, बेल्टा बेचता है, शैम्पू क्या बोलते आपके चावल बेचता है, कपड़े तो समझ रहे बात आप देखिए यहाँ पे ट्रेड इंडिया के लिए भारत का अमेरिका के साथ लगभग 40 बिलियन से 45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। सरप्लस मतलब इतना ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, यानी भारत लगभग 85 बिलियन का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, यानी इसका डिफरेंस देखिए। और ये इंपोर्ट 40 करता है, मतलब 85 बिलियन इंडिया से जा रहा, करेक्ट? जी आ रहा कितना? 40 बिलियन। 40 तो डिफिसिट कितना है? 40 to 45 बिलियन। अब भाई ये बिलियन की बातें याद रख लो। अब ये प्रेजेंटेशन में ये बातें देख लो, कितनी देखो, ये बताओ यार पॉसिबल है क्या? एक साल में ट्रेड डिफिसिट 40 to 45 बिलियन है एक साल में। समझ में आ रही है बात आपको? जबकि ये क्यों लेगा यार? ये 500 बिलियन 10 साल में पॉसिबल है क्या? रियलिटी बताओ, फैक्ट बताओ। पॉसिबल ही नहीं है 10 साल। एक साल छोड़ो, 10 साल में भी लोग बोलेगा, डोनाल्ड बाबू तो बोलेंगे भाई माफ कर, हम नहीं ले सकते, हम पहले ही नहीं ले रहे तेरे से, अब जबरदस्ती का तू 500 बिलियन का कहां चिपका रहा है सामान हमको? समझ में आ रही बात आपको? पहले ही हम उससे सिर्फ ले ही रहे हैं कितना? 40 ले रहे, मतलब उससे ले रहे कितना? 40 इंपोर्ट करे। अब 40 एक साल में जा रहा। अगर वो हाँ ये बात बोलो कि भाई 10 साल में ले लेते हो, लेते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी 40 ले रहे, 10 साल के हो गए 400, बराबर। चल भाई जाने दो, अब हर साल के 1-2, 3-3 बिलियन बोल के तेरा 500 की तेरी इच्छा पूरी कर देते। समझ में आ रही बात आपको? सबसे बड़ा ट्रेड डील में झोल यही बात पे है,
ये बात जी जब तक क्लैरिटी नहीं होती बहुत मुश्किल है। सोचो, मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, 40 बिलियन एवरी ईयर इंडिया क्या होता है वो कर रहा है, वहां से इंपोर्ट कर रहा है। अभी 500 कहां से इंपोर्ट करेगा पर ईयर? नॉट पॉसिबल, इवन 10 ईयर्स में भी नॉट पॉसिबल। करेक्ट? जी जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो विल नॉट वेस्ट टाइम। 11:20 हो रहे हैं। इम्तियाज भी आ जाओ, ये लोग बाद में टाइपिंग मास्टर से लोग बाद में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्क्रीन में माशाल्लाह स्टॉप हमारे कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो। जी हमारे डॉक्टर साहब और हमारे पुनीत भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ट्रेड डील के बारे में हम लोगों को बताया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से अंदाज से मैं भी पूरा सेशन उनकी बात को सुनता रहा और समझता रहा कि भाई किस तरीके से ट्रेड डील हो रही है। अब सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो बात आती है कि जो पूरा जहां तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, पहले आप बता दीजिए स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? जी जी आ रही है, इम्तियाज भी नजर आ रही है आपकी स्क्रीन। जी जी। आ रही है। अब देखिए अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे, जो फादर ऑफ डील हुई हो या मदर ऑफ डील हुई हो या हमारे बजट पेश किए होंगे, जितनी भी यहाँ पे इवेंट थे लगभग यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। कुछ इलेक्शंस भी थे पिछले टाइम के, वो भी खत्म हो चुके हैं। यानी जो अगर इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ से जितनी भी इवेंट थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। अब इस साल के एंड में 2 या 3 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, वो हमारे शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगा, या बोलना चाहिए इंडियन मार्केट को इफेक्ट करेगा। इवन इंटरनेशनल को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जितनी भी पॉइंट मुनीस भाई ने, डॉक्टर साहब ने आप सब लोगों के दरमियान रखा है, अब उसका सबसे बड़ा निचोड़ क्या होता है? हम सब लोगों को ऐसे सेक्टर को ढूंढना है या ऐसे स्टॉक को ढूंढना है, सर्च करना है जो चाहे तो अमेरिका से डील करने में उसका बेनिफिट टैरिफ कम होने की वजह से या जीरो टैरिफ होने की वजह से जो कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है कोई मटेरियल्स, तो वो कंपनियों को ढूंढना और उसका बेनिफिट हम लोगों को देखना, या कोई ऐसी कंपनियां जो उन लोगों के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिका से होते हैं, और भी ऐसी कंपनियां जो होती है जिसके अंदर हम लोग टैरिफ का फायदा उठाते हैं, तो ऐसी कंपनियों को ढूंढना और ऐसे सेक्टर को ढूंढना जो हम लोगों के लिए बेनिफिट हो। अब सबसे बड़ी बात अगर हम लोग अगर देखते हैं तो मैं हर मर्तबा आप लोगों को एक ये वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताता हूं जिसका नाम है NSDL। ये NSDL जो है तो ये गवर्नमेंट का ही एक वेबसाइट है। इसके अंदर हम सब लोगों को ये बताया जाता है, अगर मैं इसको सही तरीके से आज 2026 कर देता हूं तो आप लोगों को मेन एक यहां से एक चार्ट से सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि देखिए आप कितना भी बजट ले लो, फादर ऑफ डील ले लो, मदर ऑफ डील ले लो, अगर जितनी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को न्यूज के जरिए बोलो, चाहे इवन न्यूट्रल न्यूज भी हो या फेवर वाली गवर्नमेंट की फेवर वाली न्यूज हो या अगेंस्ट वाली भी न्यूज हो, हम लोगों को डाटा हम लोगों तक बराबर प्रॉपर पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज बेस से ट्रेडिंग में हम लोग फंस रहे हैं। और हमारे ज्यादातर ट्रेड वो चाहे स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारा कैप्सूल 1 हो, 2 हो, SMC हो और EMA की हो या बोलना चाहिए RSI के बेस पे स्ट्रेटेजी हो, जितनी भी स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं फेल कर जा रही है। उसकी रीजन यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखिए कभी भी क्या होता है, कोई स्टॉक अगर पिकअप करता है, कोई स्टॉक अगर चलता है तो वो सेक्टर से ही रिलेटेड होकर चलता है, सबसे पहली बात। अब मैं दूसरी बात अगर कभी बात करूं आप लोगों को, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों की शेयर मार्केट के अंदर FBI का होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसका फुल फॉर्म है। ये लोग बाहर के जो कंपनियां होती है, चाहे वो सिंगापुर की हो, अमेरिका की हो, USA की हो, चाइना की हो, कनाडा की हो, इवन इंडिया से बाहर जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं जो इंडियन मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वेबसाइट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से FBI मॉनिटर के नाम से आप लोगों को दिखाई देगी। अब FBI मॉनिटर के अंदर हम लोगों को जो डाटा दिख रहा है, ये डाटा ऐसा दिख रहा है कि भाई जो कैलेंडर ईयर के अंदर 2026 के अंदर कैलेंडर ईयर जो हुआ है, तो जनवरी के अंदर हम लोग ने इक्विटी के अंदर लगभग FBI ने 35,962 करोड़, लगभग 36,000 करोड़ रुपए का यहां से रकम
निकाल के शेयर मार्केट के अंदर से अपने जो कुछ भी पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो यहाँ से उन्होंने निकाल लिया है। तो अब अगर कभी मैं बोलूं कि ये 35,000 करोड़ आप लोगों के अगर कभी शेयर मार्केट से निकल जाए तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आप लोगों को यहाँ पे चार्ट में। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर जहां मेरे डाटा में ये बताता है कि भाई जनवरी के अंदर 35,000 36,000 करोड़ रुपए का पैसा अगर निकल गया तो हम लोग उसका इफेक्ट यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी देखिए यहाँ 1 जनवरी से लेके लगभग 30 जनवरी तक हमारा जो इंडेक्स था, जो निफ्टी 50 इंडेक्स था, वो लगभग यहाँ पे 5-5.5% डाउन हो गया है। 5% से 6% लगभग डाउन हो गया। और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? अगर कभी निफ्टी 50 की इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो पूरी लार्ज कैप और मीडियम कैप की कैपिटल की यहाँ पे इसके अंदर मार्केट है। चाहे HDFC हो, रिलायंस हो गया, या बड़ी बड़ी मदर सुमी हो गया, या बहुत ढेर सारी ऐसी स्टॉक की कंपनियां हैं जो लार्ज कैप कहलाती है। वो कब इसके अंदर 50 निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड है, तो वो अगर कभी 5% गिर रही है तो आप बहुत ढेर सारे स्टॉक उठा के देख सकते हैं कि जहां पे इंडाइसेस जो निफ्टी 50 है 5% गिरा है तो हमारा पोर्टफोलियो या और भी स्टॉक है करीबन 10-10%, 20-20% तक गिर गए। हम लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिल रहा है और वो क्या हो रहे हैं, वो यहां से निकल जा रहे हैं। कुछ स्टॉक देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो करीबन 8 जनवरी के अंदर यहाँ पे लगभग 1% का 263 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 190 पॉइंट का, फिर उसके बाद और देखें तो यहाँ पे 50 का, फिर ये एक बड़ा कैंडल बना है तो लगभग 353 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी डाउन गया है। फिर एक और है यहाँ पे लगभग 240 पॉइंट। और यहाँ पे जो बोलना चाहिए ट्रेड डील के बारे में जो न्यूज आई थी, या बोलना चाहिए हमारे इंडियन मार्केट का जो बजट था, जनरल बजट यहाँ पे पेश किया था, उसके अंदर भी हम लोग अगर देख रहे हैं तो लगभग 500 पॉइंट नीचे चला गया था। लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा नीचे चला गया था तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक इवेंट जो करीबन 1 साल से पेंडिंग था, जिसको हम लोग अमेरिका का टैरिफ डील बोल रहे हैं कि अमेरिका से हम लोग डील कर रहे थे, उसके ऊपर नेगोशिएशन करीबन 8-7 राउंड हो चुकी है। लेकिन उसका इफेक्ट डालने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको एक इवेंट बना दिया है कि हमारी ट्रेड डील हो गई है। लेकिन आप लोग ने जानते हैं कि हमारे मुनीस भाई डॉक्टर साहब ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि उसके डाटा आम लोगों तक पहुंचे नहीं है, हम लोगों तक डाटा पहुंचा ही नहीं है। अगर सिग्नेचर हो जाएगी तो बाकायदा उसके ऊपर पूरी जो रूल्स और रेगुलेशन है, कितना इंपोर्ट होगा, कौन कौन से पॉइंट पे होगा, कितने परसेंट टैरिफ लगेगा, कितना नहीं लगेगा, 0% लगेगा, वो सब डील के अंदर फाइनलाइज होता है। वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बजट को ओवरलैप करना था, बजट चूंकि बहुत ज्यादा खराब आया है हमारे कैंडल से और हमारे स्टॉक से और हमारे पोर्टफोलियो से, बात जाहिर हो रही थी। जनरल जो पब्लिक है, जो उसको मिडिल क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास में बजट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसके अंदर हम लोगों को कुछ रिलीफ मिले या इंडियन मार्केट को पिकअप मिले। पहले ही 1 साल पहले से ही टैरिफ की मार झेलते हुए पूरी इंडियन मार्केट जो थी काफी नीचे चल रही थी, और बजट का उसके ऊपर तड़का लग जाने से और भी निफ्टी बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरा। अब चीज को उसको कवर अप करना था, उस चीज को बोलना चाहिए कुछ उसकी मार को झेलना था, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम लोग ने ट्रेड डील डन कर दिया, लेकिन अभी साइन नहीं हुई है। और जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा हम लोगों को पूरा उसका डाटा मिलते जाएगा कि भाई किस के अंदर किसको फायदा हो रहा है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेड डील तो अपनी जगह सही है, लेकिन इंडियन मार्केट भी हमारे फेवर में इसलिए नहीं चल गया है कि हमारे जो एफपीआई है, बाहर से जो इन्वेस्टर आते हैं, तो जनवरी के अंदर भी 36,000 करोड़ रुपया निकाल दिया है, उसका ही असर यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम लोग फरवरी में बैठे हैं, जो 1 तारीख से लेके आज की तारीख अगर देखें, 5 दिन ट्रेडिंग डे हुए हैं, 5 से 6 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग डे हुए, अगर उसको हिसाब से अगर हम लोग देखें तो करीबन यहाँ पे कुछ अमाउंट मतलब 8,81 करोड़ रुपए का यहाँ पे एफबीआई ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये साल का, ये सिर्फ 1.25 महीने की अगर डाटा करें तो 27,833 करोड़ रुपए का अभी भी हम लोग लॉस में है। मतलब एफबीआई ने इंडियन शेयर मार्केट से पैसे निकाल लिए हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए
हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग हैं, इंस्टीट्यूट लोग हैं, वो उनकी भरपाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी अब इतनी ताकत नहीं रह गई है क्योंकि वो अच्छी तरीके से उसको फुलफिल या खड्डे को फिल कर सके। अब मैं थोड़ा सा पीछे के डाटा की तरफ अगर जाऊं 2025 के अंदर, तो 2025 के अंदर जो डाटा हम लोगों को मिलता है तो आप लोग देखते होंगे और हैरत करते होंगे कि लगभग पूरे साल भर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, पूरे साल के अंदर लगभग 1,66,000 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट, मतलब नेट अमाउंट एफबीआई ने यहां से अपना इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल के दूसरी कंट्रियों के अंदर ट्रांसफर किया है। अब इतना ढेर अमाउंट यहां से निकल जाने का ही रीजन है कि करीबन पिछले, अगर आप लोग एक साल से देखें तो हम लोगों को यहाँ पे एक साल का अगर डाटा देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से ये स्टॉक पूरा गिरते ही रहा है। अगर इसको देखें यानी कुछ पॉइंट यहाँ से जनवरी से लेके यहाँ से यहाँ तक अगर देखें पूरा एक साल के अंदर, तो यहाँ पे दिख तो रहा है कि भाई हमारा 10% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसकी जो भरपाई कर पाए हैं, जो एफबीआई यहाँ से पेमेंट निकाली है उसकी भरपाई इन्होंने, डीआईआई ने उसको कंप्लीट कर चुका है। अब इनके पास भी इतने ज्यादा फंड नहीं है कि वो कहीं ना कहीं इसको ओवरलैप कर पाए। तो अगर जनवरी के डाटा देखें तो 78,000 करोड़ रुपया यहाँ माइनस में था, एफबीआई ने यहाँ से पैसा निकाला, फरवरी में निकाला, मार्च में निकाला, अप्रैल के अंदर सिर्फ अप्रैल में जून के अंदर यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है। वो भी क्यों इन्वेस्टमेंट हुई है, कुछ यहाँ पे जो बजट आया था, बजट आने के बाद 3 महीना जो कंटिन्यूअस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, इसको ही बेस मानते हुए मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम लोगों को फोकस करना है सेक्टर के ऊपर। और उसके बाद अगर कभी देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद फिर वापस से काफी पैसे निकल गए। अक्टूबर का महीना ही ऐसा था जिसके अंदर हम लोगों को वापस एफबीआई ने कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए। अब यहाँ पे तो हम लोगों को डाटा मिलता है कि एफबीआई यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और ओवरऑल नेट सालाना अगर देखें तो लगभग 1,66,000 करोड़ रुपया निकाल लिए। और पीछे का भी डाटा अगर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे ही डाटा नजर आएगा कि भाई हम लोग ने भी पीछे की तरफ में भी अगर देखें 2024 में भी देखें तो यहाँ पे काफी पैसे डाले भी और निकाल भी लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब आप लोगों को बता रहे हैं कि जो सही तरीके से शेयर मार्केट को अभी की कंडीशन समझ लेगा वही प्रॉफिटेबल होगा। वो ये होगा कि छोटे छोटे ट्रेड लें और जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, ज्यादा के लालच में ना रहें। यानी अगर कोई चाहता होगा कि भाई मैं फार्म के अंदर बैठूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और एसएमसी भी कंडीशन में आप लोग अगर ज्यादा टाइम फ्रेम के अंदर होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, लालच करते हैं, तो उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे एफबीआई वही कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रिलीज कर ले रहे हैं। तो हम लोगों को डाटा यही बताता है कि हमारे पास एफबीआई ऐसा कोई भी मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे कंडीशन नहीं बनी है कि एफबीआई हम यहाँ पे हम लोगों को बोलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो। जब तक के कोई सही तरीके की डील नहीं आ जाती है, हो सकता है कि यहाँ पे एफबीआई आने के लिए थोड़ा और वक्त लगा है। अब मैं मेन जो मेरा कोर जो आज आप लोगों को बताने की कोशिश थी वो ये थी कि अगर मान के चलो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जैसे निफ्टी 50 यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो निफ्टी 50 एक मरतबा सितंबर के अंदर ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था, इसको 2 या 3 मरतबा टच करके यहाँ से नीचे आ गया। अगर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट था वो भी काफी अच्छी तरीके से उसको टच किया, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन फिर वहां से भी ये रिजेक्शन आ गया है। मतलब ये जो निफ्टी 50 है ये डाउन की तरफ चली गई। अब आप सब लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी बताया हुआ था कि अगर हम लोगों को पता करना है कि इंडियन शेयर मार्केट के अंदर टोटल कितने सेक्टर यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से दिखाई देगा। आप एनएससी में चले जाइए, मार्केट में जाइए, मार्केट में यहाँ पे इंडाइसेस में जाएंगे तो आप लोगों को ये ओवरऑल आप लोगों को पूरी मार्केट यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब नजर आने का मकसद यह है कि हम लोग अगर सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ब्रॉडर मार्केट के नीचे आप लोगों को यहाँ पे देखो सेक्टर इंडाइसेस दिखाई देगा। अब सेक्टर इंडाइसेस के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे ऑटो है, फिर फाइनेंस का है, एफएमसीजी है, आईटी है, मीडिया है, मेटल है, फार्मा है, पीएसयू बैंक है। ऐसे आप लोगों को लगभग 24 या 27 यहाँ पे सेक्टरल इंडाइसेस मिल जाएंगे। और इवन आपको यहाँ पे और नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे और आप लोगों को ये थेमेटिकल भी
इंडाइसेस मिल जाएंगे जिसके अंदर निफ्टी कमोडिटी है, कंजम्पशन है, एनर्जी है, तो आप लोगों को सेक्टर बहुत ढेर सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर मान के चलो कि हमारे पास न्यूज सही तरीके से नहीं आ रही है, ओके, हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे तक सही तरीके से न्यूज नहीं आ रही है। अब कोई तो ऐसा होगा बंदा जो DII को फॉलो करता होगा या HNI को फॉलो करता होगा या FPI को फॉलो करता होगा, या बोलना चाहिए बड़े प्लेयर ही अगर कभी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का इरादा करते हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही सेक्टर को, ऐसे ही स्टॉक को पिकअप करेंगे जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, जिसकी कंपनी फंडामेंटल अच्छी होगी, जो कंपनी टेक्निकल कहीं ना कहीं सपोर्ट लेती होगी, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सेक्टर को पिकअप करेंगे जिसके अंदर हो सकता है बजट का इफेक्ट आए, हो सकता है फादर ऑफ डील का इफेक्ट आए, मदर ऑफ डील का इफेक्ट आए, और इवन यहां से आगे चल के भी इंडियन गवर्नमेंट जिसके ऊपर फोकस कर रही है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ढेर सारे यहाँ पे फोकस, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मुझको लगता है या हमको लगता है कि भाई यही टाइम सही टाइम है जिसके अंदर हम लोग सही क्लोजली फॉलो कर सकते हैं हर एक सेक्टर को। अब चूंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, मैं फिर बता दूं आप लोगों को, सिंपल सी बात है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है स्टॉक से रिलेटेड, हम लोग क्या करते हैं सेक्टर को हम लोग मेकअप करते हैं। तो एक बोलना चाहिए इंडिकेटर है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, भारत ट्रेडर का है। अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूं तो आप लोगों को दिखाई देगा, चूंकि यहाँ पे मेरे चार्ट के ऊपर यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट लगे हुए हैं और नीचे जो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका कवर कर रहा है वो निफ्टी से ही कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लैट लाइन आ रही है। जैसे ही स्टॉक को या बोलना चाहिए चार्ट के अंदर मैं कोई और दूसरा सेक्टर लगाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलो मैं यहाँ पे CNX ऑटो लगा लेता हूँ। अब CNX ऑटो लगाता हूं तो देखो यहाँ पे ये लाइन हो गई है। अब अगर कभी मोटी मोटी बात करूं तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ी देर के लिए आप लोगों को बता देता हूं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है निफ्टी 50 से, और यहाँ पे एक ये जीरो की लाइन है। जीरो लाइन आप लोग लक्ष्मण रेखा समझ लो, या बोलना चाहिए हमारी कैप्सूल स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे अगर कभी हिस्टोग्राम बन रहा होता है या जीरो लाइन के अभी यहाँ पे नीचे लाइन बन रही होगी या चल रही होगी, तो ये क्या हो रहा है, ये वाला सेक्टर जो जिसको CNX ऑटो बोल रहा हूँ वो निफ्टी 50 से कंपैरिजन के अंदर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब निफ्टी 50 अगर 1% बढ़ रहा है तो निफ्टी ऑटो 1% नहीं बढ़ रहा है, वो इवन 0.50% बढ़ रहा होगा, 0.25% बढ़ रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक घोड़े को दूसरे घोड़े से मुआवजा कर रहा है। निफ्टी 50 इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडाइसेस है और एक CNX ऑटो के सेक्टर हैं, तो वो उसके ऊपर जब अगर मुआवजा कर रहे हैं तो आज की तारीख में अगर देखेंगे तो हमारी ये जीरो लाइन, अब जीरो लाइन से ये निफ्टी ऑटो ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर देखेंगे तो ये भाई ग्रीन कैंडल में या ग्रीन फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ में अगर बात करूं तो निफ्टी 50 से ये आउट परफॉर्म कर रहा है ये ऑटो सेक्टर। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग ने कवर किया है, या इम्तियाज भाई तुमने कितने टाइम फ्रेम के अंदर इसका मौजना किया है, कंपेयर किया है, तो आप लोगों को ये सेटिंग देख लेना है एक मरतबा। सेटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये सोर्स क्लोज ही रहता है, और चूंकि कंपेरेटिव हम लोग निफ्टी 50 ही रखते हैं और यहाँ पे पीरियड दिया हुआ रहता है 55। अब अगर कभी मान के चलो, चूंकि अभी अगर देखा जाए तो 1 तारीख के अंदर हमारा बजट पेश हुआ और उसके बाद आज अगर कभी देखेंगे तो लगभग 5 दिन हमारे क्या हो गए हैं, 5 दिन का ट्रेडिंग डे हो गया है। अब अगर कभी मैं बेंचमार्क, चूंकि निफ्टी 50 का अभी यहाँ पे मैं लगाता हूं, निफ्टी 50 को अगर कभी मैं ये बेंचमार्क मान लू 1 फरवरी, आप लोग समझ लो ये लाइन अगर बेंचमार्क पकड़ लो, क्योंकि यहां से हम लोगों को दिशा पकड़ना है या हम लोगों को ये पाथवे पकड़ना है कि भाई यहां से निफ्टी 50 के बाद से जितने भी सेक्टर है वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूट्रल जोन में रह रहे हैं, तो ये उसका मुकाबला करने के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, सेटिंग में जाता हूं और ये सिर्फ 5 पॉइंट का पीरियड लगाता हूं, सिर्फ 5 दिन का पॉइंट लगाया हूं। समझ में आ रहा है बात, 5 दिन का पॉइंट लगाया हूं और इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, ओके कर दे रहा हूं।
अब अगर कभी आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 5 दिन के पॉइंट में देखो यहाँ पे मार्किंग आ गई है कि 1 फरवरी 2026 से ये इसका मुआवजा कर रहा है। तो निफ्टी ऑटो की अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब अगर निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, लिस्ट है, उस लिस्ट को हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखना है और समझना है कि भाई उसके अंदर क्या मोमेंटम आ रहा है, वो उस इससे रिलेटेड कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसको भी देखने के लिए अब हर एक चार्ट को हम लोग यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी लगा लेता हूँ। अब देखो निफ्टी एफएमसीजी जब लगाया हूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी एफएमसीजी काफी वक्त से नीचे चल रहा था, लेकिन ये 5 दिन के अंदर निफ्टी एफएमसीजी जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 दिन के मुकाबले में एफएमसीजी के जो सेक्टर है वो निफ्टी से आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ लास्ट कैंडल जो फ्राइडे के दिन बनी हुई थी, अगर वही कैंडल को देखूं तो लगभग इसके अंदर 2.27% का यहाँ पे मोमेंटम आ गया। और उसके अंदर यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिखाई देता है कि लगभग यहाँ पे देखेंगे तो करीबन 8 करोड़ 60 लाख के करीबन इसके अंदर ट्रेड डील हुई है। और अगर मोटा मोटा अगर सही तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन करें तो जो ये वॉल्यूम का हम लोग ने सेटिंग करके रखे है, वॉल्यूम के अंदर ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, तो ये ब्लू लाइन 50 डेज का एवरेज है। अगर उसको भी हम लोग देखें तो पूरे करीबन 5 दिन के अंदर 2 मर्तबा जीरो, यानी अपना निफ्टी 50 का जो एवरेज होता है, सॉरी वॉल्यूम जो होता है 50 का जो वॉल्यूम है, 50 डेज का जो वॉल्यूम है, उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। इसके अंदर के स्टॉक हम लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्टॉक है जो हम लोगों के ऊपर नजर रखना है। तो यही वाले स्टॉक के अंदर अगर आप लोग को देखना चाहते हो तो इसके अंदर आप लोग तलाश करें कि भाई निफ्टी 50 कहाँ, सॉरी एफएमसीजी कहाँ पे आपको मिलता है। बहुत ढेर सारे यहाँ पे इंडाइसेस है। अगर कभी मैं यहाँ पे देखूं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि भाई या निफ्टी, एक मिनट, यहाँ देखो एफएमसीजी आया। एफएमसीजी के अंदर अगर कभी मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आप लोगों को मुकाबला भी हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो निफ्टी 50 जो, सॉरी एफएमसीजी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई टोटल आप लोगों को या निफ्टी 50 का कितना मोमेंटम आया है, क्या आया है, ये सब पूरी डिटेल दे रहा है। अब इसको ही खाली अगर कभी मैं क्लिक कर दूं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर निफ्टी 50 से जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझको कौन से स्टॉक के अंदर कहाँ ढूंढना है, कैसे लिस्ट देखना है। आप एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके मार्केट डाटा के अंदर जाके आप लोग यहाँ इंडाइसेस में या आप लोग सर्च कर सकते हैं। जब जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये निफ्टी एफएमसीजी के अंदर आरटीसी, हिंद यूनिलीवर, यूबीएल, पतंजलि और बहुत ढेर सारे स्टॉक, कोलपाल हुआ, डाबर हुआ, मारिको हुआ, वीबीएल हुआ, नेस्ट इंडिया हुआ, टाटा कंज्यूमर हुआ, इमामी हुआ, ऐसे बहुत ढेर सारी आप लोगों को लिस्ट मिल रही होगी। तो इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा एफएमसीजी के अंदर इतने पर्टिकुलर स्टॉक है, वो स्टॉक के अंदर सब स्टॉक की पूरी यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ही नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज। जब अगर एक मतलब सेक्टर आउट परफॉर्म करता है तो उसके जितनी भी स्टॉक होते हैं वो खुद भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे होते हैं, या तो बोलना चाहिए कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ चेंज एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का अच्छी खासा परसेंटेज चेंज होता है, इसलिए ये यहाँ पे पूरा ग्रीन दिखाई देते हैं। अब मैं जो आप लोगों को सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था वो ये वॉल्यूम है। आप लोग देखो ये वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको चार्ट पे दिखाई देता है, जो आप तक अभी तक जानते नहीं होगा कि भाई ये कहाँ से आता है। जैसे मैं लास्ट डे का यहाँ बात करूं तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है करीबन 8 करोड़ 59 लाख 80 हजार के आसपास यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो देखो ये वही है, 8 करोड़ 59 लाख 76 हजार 403 का वॉल्यूम हुआ है। अब ये वॉल्यूम आया कहाँ से है? ये वॉल्यूम आया है आप लोगों का, ये जितने भी पर्टिकुलर स्टॉक हैं वो स्टॉक से, जो एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक है, वो लिस्ट के जितने भी क्वांटिटी हुआ है उसके वेटेज के हिसाब से यहाँ पे
काउंट हो गया। अब अगर इसको वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे से अगर कभी मैं देखूं करीबन यहां पे अगर देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पर्टिकुलर ये वाला जो आईटीसी स्टॉक था वो उसके अंदर 2195 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ है टोटल। तो उस सब को ऐसे टोटल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि भाई 3800 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रेड हुआ है। अब यही चीज आप लोगों को चार्ट में भी नजर आएगा। ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है, स्टॉक मतलब पर्टिकुलर आपका जो कैंडल स्टिक है वो भी काफी ऊपर बना है और उसके अंदर मोमेंटम है। तो ऐसे स्टॉक हम लोगों को अब पिकअप करना है, ऐसे सेक्टर को हम लोगों को ढूंढना है कि भाई वो सेक्टर निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा होगा। अब चूंकि आपको मैं बता रहा हूं कि 5 दिन के रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग सिर्फ ये 5 दिन के अलावा भी हम लोग अगर कभी देखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ टाइम फ्रेम बदल दें। ये 21 दिन मतलब बोले तो 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि 21 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं तो यहाँ पे 21 दिन का पीरियड लगाया है। तो अगर वो लगा जी, कोई कुछ सवाल कर रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें, वो जरा सा मजनूनी टैबलेट खा लिए हैं। जी, अभी तक ठीक है? मेरी आवाज स्क्रीन सब क्लियर है? सब क्लियर है, सब क्लियर, बिल्कुल क्लियर है जी। अब मैं आपको ये बता रहा नहीं जा रहा, क्या नहीं हो रहा है जी। चले मैं अभी थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, 5-7 मिनट में मेरी ये एंड हो जाएगा। अभी आपको ये बता रहा था रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर मैंने क्या किया, टाइम फ्रेम यहाँ पे 21 पीरियड लगा दिया, मतलब 1 महीने का ट्रेंड मुझको देखना है कि भाई निफ्टी 50 के अंदर 1 महीने के ट्रेंड में जब मुआवजा करूंगा निफ्टी 50 से तो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि भाई काफी तेजी से करीबन 29 जनवरी से लेके कंटिन्यूअस यहाँ आप ट्रेंड की तरफ चला जा रहा है। मतलब लगभग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0.07 माइनस था और यहाँ पे देखेंगे तो 1 था। तो ये इतना बड़ा मोमेंटम अगर दिया है 21 दिन के अंदर, तो आप लोगों को 21 दिन के अंदर कुछ 1 या 2 दिन के अंदर भी आप लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे देगा। 21 दिन के अंदर भी अगर कभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ बरकरार हो जाएगी और ये सेक्टर आप लोगों को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगला सेक्टर के अगर सब ऐसे ही सेक्टर को हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 5 दिन का टाइम पीरियड रख के और एक एक आप लोगों के जो इंडाइसेस है उसकी वॉच लिस्ट बना लो। वॉच लिस्ट बनाने के बाद सब एक एक सेक्टर को देखो। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का अगर आप देखेंगे तो वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कंजम्पशन की अगर बात करें तो वो भी आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी भी देखो यहाँ पे 1 तारीख से ही रियलिटी का सेक्टर जो है तो आउट परफॉर्म करना निफ्टी से मुकाबले में आउट परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी ऊपर है, ऑयल एंड गैस भी ऊपर है, इंफ्रा भी ऊपर है। तो ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे सेक्टर दिख रहे हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ 5 दिन का नहीं करना है, आप लोगों को 21 दिन का भी मुआवजा करना है कि अगर कभी वो आउट परफॉर्म कर रहा होगा तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो कि भाई कैसे कहाँ तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज ऐसी है कि भाई मैं सब एक एक स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे जाके यानी सेक्टर की लिस्ट यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आप लोगों को एक और आसान तरीका बता देता हूँ, चाहो तो वो डायरेक्ट आप वही फॉलो कर सकते हैं। इस वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक अलग से सेक्टर रोटेशन का आप लोगों को एक ये बताता हूँ, इंडिकेटर बताता हूँ। वो अफनान ताजुद्दीन भाई का है, वो है सेक्टर, देखो ये नाम है सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ अफनान ताजुद्दीन भाई का। ये बोलना चाहिए इंडिकेटर खुद का बनाया हुआ है। अगर आप लोग ये कर देते हैं क्लिक करके, ये स्टॉक आप लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे टेबल दिखाई देगा। अब चूंकि चार्ट का काम नहीं है तो आप चार्ट के ऊपर फोकस नहीं करें, आप ये टेबल के ऊपर फोकस करें। और ये नीचे जो यहाँ पे बनी हुई लाइन है आप लोग इसको ऊपर देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे भी एक 0 लाइन है और यहाँ पे 3 लाइन आप लोगों को अलग अलग नजर आ रही है। तो ये तीनों टाइम फ्रेम जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आपको अगर यहाँ से सेटिंग बताऊं तो यहाँ पे 21 दिन, ये ब्लू लाइन है 21 दिन का,
उसके बाद यहाँ पे 55 दिन का भी पीरियड लगा हुआ है, मतलब ये मजेंटा लाइन है। और यहाँ पे जो भी लाइन बनी हुई है यहाँ पर 123 दिन बोले तो लगभग 6 महीने का ट्रेंड अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ऑरेंज लाइन ऊपर की तरफ चल रही है। इसका मतलब देखेंगे तो सीएनएक्स इंफ्रा तीनों टाइम पीरियड के अंदर 21 दिन, 55 दिन और 123 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ तो निफ्टी 50 से यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ये बताता है अगर आप इसके अंदर भी टाइम फ्रेम बदलने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सी क्या करना है, ये जितनी भी चीज है ये आप लोग क्या करें, एक मतलब चाहे तो यहाँ पे कुछ और बेंच मार्क होगा तो इसको निफ्टी 50 कर लें, बाकी इसको ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे अगर कुछ सेक्टर के ये टिक मार्क नहीं होंगे तो ये टिक मार्क अपने तौर से कर लें। और यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोगों को नजर आ रहा है। टाइम पीरियड यहाँ पे लगाया हुआ है, 21 दिन का आरएस पीरियड लगा हुआ है, आरएस नंबर 1। आरएस नंबर 2 यहाँ पे 55 का लगा हुआ है, आरएस 3 पीरियड यहाँ पे 123 का लगा हुआ है। इसका मतलब ये 1 महीने का, ये 3 महीने का और ये लगभग 6 महीने का। अब इतना लेट अगर कभी हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ढेर सारे स्टॉक बोलना चाहिए सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जो रहेंगे तो वो आउट परफॉर्म करना चालू कर देंगे और बहुत ऊपर चले जाएंगे, जिसके अंदर रिस्क फेवरेबल नहीं होने की वजह से, रिस्क रिवार्ड सही मेंटेन नहीं होने की वजह से बहुत टॉप पे हम लोगों को लेना पड़ जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं करेक्शन करने के बाद हम लोगों को उसके अंदर भी लॉस हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 5 दिन का पीरियड काफी कम टाइम का रखेंगे कि हम लोग सही तरीके से हमारे सेक्टर को पिकअप कर पाए कि भाई कम पीरियड के अंदर निफ्टी 50 के मुकाबले में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ 5 दिन लगा देता हूँ, यहाँ पे 21 दिन लगा देता हूँ, यहाँ पे 55 दिन लगा देता हूँ। अब ये जो तीनों लाइन है तो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लू लाइन है, तो ये ब्लू लाइन देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ब्लू लाइन सबसे टॉप पे है, मतलब 5 दिन के अंदर सीएनएक्स इंफ्रा टॉप पे चल रहा है। 21 दिन के अंदर यहाँ पे मजेंटा कलर ये भी ऊपर चल रहा है, 55 दिन के अंदर ये ऑरेंज कलर भी टॉप पे चल रहा है। अब इसको यहाँ पे मैं कुछ ना करते हुए इसको ओके कर देता हूं, तो आप लोगों को एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, चूंकि डेली टाइम फ्रेम यहाँ लगाया हूं और इंफ्रा चार्ट लगाया हूं, तो आप लोगों को यहाँ पे उसका सेक्टर क्या और परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोगों को समझ में आ जाए। अब अगर कभी हम लोग अगर देखते हैं सीएनएक्स आईटी जो कि बहुत पिटा हुआ सेक्टर है, अगर वो सेक्टर को आप लोग लगाते हैं और उसका मुकाबला आप लोग करते हैं 5 दिन, 21 दिन और 55 दिन के लिए, तो देखो आप लोगों को निफ्टी आईटी के सेक्टर है वो एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड के अंदर है। 21 भी नीचे है, 55 भी नीचे, सॉरी 5 भी नीचे है, 21 भी नीचे है और 55 डेज का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नीचे है। तो इसलिए आईटी सेक्टर को छोड़कर सब स्टॉक पिकअप करना। अब आईटी सेक्टर के अंदर कोई जान नहीं है, इसका मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अब अगर कभी मैं बोल रहा हूं तो ये सब लोगों को समझना है कि अगर कोई मेरा ऐसा स्टॉक जो मुझको ट्रिगर करता है कि भाई ये कैप्सूल 1 में आ गया, कैप्सूल 2 में आ गया, एसएमसी में आ गया या हमारे ईएमए की कंसेप्ट पे आ गया या और भी कोई भी स्ट्रेटेजी में मुताबिक आ भी गया है, तो आप मेरी तरफ से ये बात समझो कि उसको इग्नोर कर दें। और इवन भले कल के दिन से वो 20% का 2-3 मरतबा भले अपर सर्किट मार दे, लेकिन ऐसे स्टॉक के अंदर हम लोगों को नहीं जाना है जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ में सेक्टर नेगेटिव चल रहा होगा। एक ये चीज हो गई। अब मैं आता हूं ये टेबल के ऊपर, ये टेबल भी करीबन 5 मिनट लगेगा उसके अंदर समझाने के लिए। अब मैं ये टेबल को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे ये टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ एक दिन के हिसाब से बेंचमार्क जो निफ्टी 50 में सेटमेंट किया हूं, और इसके अंदर जो सेंटीमेंट दिया हुआ है, ये जो ग्रीन रहेगा वो सेंटीमेंट अब मेरे को ये दिखाएगा कि ये बुलिश है। तो ये वाले जो कॉलम है यहां से लेके ये कॉलम जो दिया हुआ है ये बुलिश सेक्टर को यहाँ पे दर्शाता है, बुलिश सेक्टर हम लोगों को खुद ला के देता है। और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन यहाँ पे मिक्स्ड रोटेशन दे रहा है, जिसके अंदर से ये वाली जो सेक्टर होंगे वो क्या होता है, न्यूट्रल जोन में होते हैं या मिक्स्ड जोन कहलाता है। और यहां से लेके यहां तक में जो ये होते हैं ये अंडर परफॉर्म किए हुए ले सेक्टर रहते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को आईटी बताया सबसे बॉटम में है, अभी सीएनएक्स फार्मा की अगर बात करें तो वो भी हमारे टाइम फ्रेम के अंदर अभी जो दिखा रहा है वो अंडर परफॉर्म दिखा रहा है। लेकिन अब चूंकि ये बात आती है फिर टाइम पीरियड की, अब टाइम पीरियड इसके अंदर जो टेबल के अंदर सेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 5 दिन का चेंजेस दिया हुआ है और 21 दिन का चेंजेस दिया है। आप लोगों को 5 दिन के अंदर अगर चेंजेस देखना है तो ये टेबल समझ में आएगा। तो ये आउट परफॉर्म किया हुआ पूरे सेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो जैसे कि मैं मेटल देख लिया, कमोडिटी देख लिया, एनर्जी देख लिया, एमएनएस देख लिया, इंफ्रा देख लिया, यहाँ पे फाइनेंस देख लिया, तो ये जितने भी है ऑयल एंड गैस देख लिया, तो ये सब आप लोगों को क्या होगा, आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी ऑयल एंड गैस लगाता हूँ। देखो ये निफ्टी ऑयल एंड गैस लगाया। देखो 5 दिन के पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो 5 दिन के पीरियड, 21 दिन का पीरियड और 55 दिन के पीरियड के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये जीरो लाइन के ऊपर देखो काफी ऊपर तेजी से भाग रहा है। अब सिर्फ 5 दिन के पीरियड में देखेंगे तो ये ब्लू लाइन देखो काफी तेजी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब यही हुआ कि 5 दिन के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग सर्च कर लिए तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा प्लेयर एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई या हमारे डीआईआई जो लोग बैठे हुए हैं या बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जिससे भी सेक्टर से रिलेटेड करता होगा उसके अंदर अगर वो लोग बाइंग करेंगे, वो स्टॉक भागेगा तो उसका सेक्टर भागेगा, सेक्टर भागेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम आने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि जब ये 50 की मूविंग लाइन जो बनी हुई, मूविंग एवरेज लाइन बनी है 50 देगी, तो वो सब जो वॉल्यूम होगा वो 50 के ऊपर खुद चल रहा होगा। तो समझ में आता है देखो 50 के ऊपर जब आता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मोमेंटम आता है। 50 के नीचे आया देखो यहाँ पे गिर भी गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीबन 10 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर 2 ही टाइम ऐसा रहा जो 50 डेज वॉल्यूम की लाइन से नीचे स्टॉक रहा है, नहीं तो बाकी इवन अगर देखेंगे तो ये इसके ऊपर ही रहा है। तो ऑयल एंड गैस भी आप लोग देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों को बताने का था। अब एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा कि ये रैंकिंग की हुई है और यहाँ पे 5 दिन के बाद चेंजिंग की हुई है। जैसे ही मैं कर्सर जब यहाँ पे रखता हूं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि 5 दिन के बार की रैंकिंग के अंदर 1 दिन पहले ये नंबर 2 पे था लेकिन अभी टॉप पर है। समझो बात को। जैसे अभी मैं, अब कोई बोलेगा कि मेरा चार्ट गलत बता रहा है, भाई फार्मा के अंदर तो बहुत अच्छी डील हुई है, फार्मा के अंदर सेक्टर के अंदर तो हमारी गवर्नमेंट जो है तो पैसे डाल रही है, तो देखो आप वो लोग कैसे आपको समझेगा। जब मैं यहाँ रैंक करूंगा, जब यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि 5 दिन की रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो पिछले दिन यहाँ पे 13 पायदान नंबर पे था, 13 नंबर की लाइन पे था, लेकिन अब वो क्या हो गया 11, अब यहाँ पे 13 नंबर से 18 नंबर पे चला गया। तो हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को ये ट्रैप भी कर सकता है कि भाई बहुत अच्छी न्यूज आ गई है कि फार्मा के अंदर बहुत स्टॉक चलने वाले हैं। अगर एक्चुअल में ये टेबल से देखेंगे तो आपको फार्मा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा होगा और स्टॉक के अंदर आप लोग देख भी सकते हैं CNX फार्मा। मैं आप लोगों को लगा इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ स्टॉक का जो सिलेक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए आप लोग फंसते हैं। और मैं काफी वक्त से आप लोगों को, जब से मैं, आप लोगों को याद होगा करीबन 3-4 महीना पहले में जब आप लोगों को सेक्टर के ऊपर बात कर रहा था, मैं जब से सेक्टर रोटेशन को और सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं, ये उसका ही नतीजा है। अब कोई कितना भी मुझको बोले कि नहीं कंपनी या बोलना चाहिए गवर्नमेंट फार्मा के अंदर पैसे डाल रही है या बोलना चाहिए उसके अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, तो मुझको तो चार्ट नजर नहीं आ रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ का 5 दिन के अंदर। कब नजर आएगा, जब ये पलट के यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, जब मैं इसको मान सकता हूं कि फार्मा के अंदर यहाँ पे 5 दिन का, 21 दिन का और 55 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी के मुकाबले में आउट परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये टेबल इस तरीके से है। अब अगर यहाँ पे आप लोग टाइम फ्रेम बदली करेंगे तो खुद ब खुद ये चार्ट बदल जाएगा। अब कैसे बदली करेगा मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे अगर कभी मैं टाइम फ्रेम बदलता हूं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक की जो लिस्ट है, सेक्टर की जो लिस्ट है वो आउट परफॉर्म कर रही है। करीबन 9 स्टॉक की जो लिस्ट है वो अंडर मिक्स्ड है। और यहाँ पे अगर कभी देखेंगे तो ये करीबन 5 स्टॉक की जो सेक्टर की जो लिस्ट है वो अंडर परफॉर्म है। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम बदली करूंगा, मेरी ये जो टाइम फ्रेम मैं छोटा टाइम फ्रेम में किया हूं, छोटे टाइम फ्रेम को जैसे ही मैं बदली करूंगा तो आप खुद देखेंगे कि वो खुद ब खुद यहाँ पे सेक्टर की लिस्ट बदल जाएगी। देखो अब मैं टाइम पीरियड कर दिया हूँ 21 दिन 1 महीने का, 55 दिन यानी 3 महीने का और 123 दिन, मतलब बोले तो यहाँ पे 6 महीने का ट्रेंड मुझको पता करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ में। जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे कितनी स्टॉक हो गए और यहाँ पे कितने हो गए और यहाँ पे कितने हो गए।
तो जैसे ही टाइम फ्रेम बदली करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ये बदल जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा खेल है। अब मैं आप लोगों को खाली एक चीज बताता हूं और मेरा सेशन एंड करता हूं। अब आप लोगों को इसको कैसे ट्रैक करना है, जाहिर सी बात है, अब कल मंडे है, मंडे के दिन जब एक दिन गुजर जाएगा तो 1 तारीख जो 1 फरवरी को मतलब इतवार 6 दिन का जो ट्रेडिंग डे हुआ था या 5 दिन का ट्रेडिंग डे हुआ था, क्योंकि जो फ्राइडे का था वो लास्ट ट्रेडिंग वीक में पकड़ा गया था और ये हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज हुए थे। अब जब जैसे ही 6ठे ट्रेडिंग डेज हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बदल देना है। आप लोग अगर सही तरीके से इसको फॉलो करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को बोला था 50, 21 और यहाँ पे आप लोगों को 55 दिन लगा देने के लिए बात बोला था, तो ये सिर्फ 5 दिन का ट्रेंड बताएगा। लेकिन आप लोगों को अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ही, जैसे कि मैं 1 फरवरी को बेंचमार्क पकड़ता हूँ या बोलना चाहिए टाइम फ्रेम पकड़ता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारा बजट पेश हुआ था और बजट पेश के ही वक्त को मैं क्या करता हूँ, मार्क करके रखता हूं। तो आप लोगों को एक दिन गुजरने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 6 डेज कर देना पड़ेगा और इसको ओके कर देना पड़ेगा। तो 6 दिन के अंदर कौन सा देखो यहाँ पे कैसे चेंज हो गया। 6 दिन के अंदर क्या हो गया, सिर्फ 6 ही सेक्टर ऐसे थे जो 6 दिन के आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करने वाले सेक्टर बदल गए। तो ऐसे जब चेंज करेंगे तो खुद ब खुद आप लोगों को आउट परफॉर्म किए हुए सेक्टर नजर आएंगे। जब सेक्टर नजर आएगा, जैसे ये कमोडिटी नजर आ रहा है, तो आप लोगों को एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाएं, यहाँ पे कम्युनिटी को ढूंढे, देखो ये कहाँ पे आएगा, मेरे ख्याल से ये नीचे है, जहां पे भी आएगा आप लोगों को दिखाई देगा कि आप यहाँ सेक्टोरल के अंदर जाएं और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया और मिड कैप हो गया, केमिकल हो गया, इसके ऊपर होगा शायद। तो ऐसे जितनी भी लिस्ट बनी है, अगर अच्छी तरीके से आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ढेर सारी चीज आप लोगों को स्टॉक खुद आप लोगों को पिकअप करता हुआ नजर आ जाएगा कि भाई यहीं से हम लोग अगर स्टॉक को पिकअप करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सी स्टॉक चल रहे। देखो ये केमिकल नहीं था, कौन सा था, कमोडिटी। हाँ, ये कमोडिटी का यहाँ पे आएगा चार्ट 100% आएगा। कर लीजिए, ये देखो ये कमोडिटी आया। ओके, ये कमोडिटी के अंदर जब जाएंगे तो आप लोगों को ये पूरे जितने भी स्टॉक है आप लोगों को नजर आ जाएगा कि भाई कमोडिटी के अंदर, यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा कि कमोडिटी के अंदर लगभग 7,758 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। सिर्फ फ्राइडे दिन की बात है, क्योंकि ये फ्राइडे के दिन का ही कवर किया हुआ है और उसके अंदर जितने भी स्टॉक है पर्टिकुलर, इतने ढेर सारे स्टॉक पॉजिटिव में थे और इतने ढेर सारे स्टॉक नेगेटिव में थे। अब अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर जो सरिया रिलेटेड हमारे इस्लामिक स्टॉक सरिया रिलेटेड है, इसका वाच लिस्ट बना के रख सकते हैं। जो नॉन सरिया उसको छोड़ दें, तो यह बहुत शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के पास स्टॉक रहेंगे और उसके अंदर भी आप लोग जो चीज देखते हैं, हिस्टोग्राम देखते हैं या सीसीआई देखते हैं या एसएमसी का कोई कंसेप्ट देखते हैं, तो वो सब स्टॉक को ऊपर एक एक पर्टिकुलर लगा के अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई किस तरीके से सेक्टर से हम लोग स्टॉक के अंदर आते हैं और वो स्टॉक आप लोगों को अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करके देगा। अगर आप लोग, जैसे कि मैं सेक्टर बताया हूं, ये सेक्टर के अलावा अगर कोई स्टॉक भी आप लगाना चाहते हो तो भी लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ नाम बदल के यही में से कोई एक स्टॉक ले लेता हूँ जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा, ये वाला जिंदाल स्टील ले लेता हूँ, एपीएल अपोलो ले लेता हूँ। ओके, एपीएल अपोलो ले लिया और यहाँ पे सिर्फ एपीएल अपोलो लगा दिया और यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट में एपीएल अपोलो कर दिया। अब एपीएल अपोलो के बारे में अगर कभी आप देखेंगे तो एपीएल अपोलो देखो कहाँ चल रहा है, देखो एपीएल अपोलो देखो कहाँ चल रहा है। सब रिलेटिव स्ट्रेंथ के अगर मुकाबले में देखें, 5 दिन का, सॉरी कितने दिन का लगा है, 6 दिन का, 21 दिन का, 55 दिन का, सब के ऊपर चल रहा है। अगर मुझको यहीं पे पता चल जाता है ये वाले पॉइंट पे, तो आप लोग खुद जान सकते हो कि अगर ये वाला पॉइंट मेरे लिए ट्रेडमार्क होता रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो आप लोग जानते होंगे कि यहां से लेके यहां तक उसको कितना परसेंट दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कमोडिटी था, कमोडिटी टॉप पर है। वे कितने दिन के टॉप पर है, 21 दिन, 5 दिन के भी टॉप पर है, फिर 21 दिन में भी उसको चेक कर सकते हो। पिछली मरतबा वो 3 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पे है। तो ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कितनी रैंक पे था। अगर ये
क्या होगा, पहले आउट अंडर परफॉर्म से ये मिक्स्ड पे आएगा, मिक्स से फिर क्या होगा, आउट परफॉर्म से। जब जैसे ही यहाँ पे ये लिस्ट बढ़ेगी तो ये लिस्ट के अंदर आप लोगों को अपने स्टॉक की लिस्ट को अपडेट करते रहना है। तो आई होप कि मैं आप लोगों को जिस तरीके से हमारे मोनिश भाई ने आप लोगों को ट्रेड डील के बारे में बताया, तो मैं सेक्टर को किस तरीके से ट्रैक करना है वो आप लोगों को बता पाया। जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपने इस टॉपिक को कवर किया है। जैसे कि आज मनीष भाई ने टैरिफ्स की फैक्ट्स एंड डिटेल्स में और उसकी हाइप को कंपेयर करके फैक्ट्स को क्लियर किया है, और इम्तियाज भाई ने वही फैक्ट्स को सेक्टर्स कौन से आपको सेलेक्ट करना है उसका उन्होंने एक फॉलो अप सेशन किया है। तो अगर इस पे किसी के डाउट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि काफी टाइम हो गया, एक डाउट ले लेते हैं इम्तियाज भाई, सिर्फ एक डाउट, ताकि लाइव जरा सा इफेक्टिव। जी 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 पूछे, किसी का सवाल होगा, नहीं तो ऐसे भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों को जो डैशबोर्ड मिलने वाला है उसके अंदर भी सेक्टर का ये पॉइंट हम लोग ने रखे हैं, वहां पे भी मैं डिटेल बता दूंगा इंशाल्लाह। जी किसी का सवाल नहीं है, मेरे ख्याल से सबके ऊपर से गया है, या तो सब लोगों को समझ में आ गया। दो ही चीज हो सकती है। नहीं, मैं इसको अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर करना बंद कर दे, मैं इसको लोगों को सही तरीके से लेके जाता हूँ। जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे, ये जो बातें हैं इम्तियाज भाई की, ये जो है ना जरा डेप्थ में है। इसको अभी जैसे इन्होंने 20 मिनट में बताया वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसका इम्पैक्ट, इसमें 4-6 स्टॉक्स आपके पास हैं और जो इम्तियाज भी बता रहे उसके हिसाब से आपने सेक्टर सही पकड़ लिया। जो 4-5 स्टॉक्स में से 1-2% भी भाग सकते हैं अच्छी मार्केट में, बट वो वाले सेक्टर में आ गया जहां पे इम्तियाज भाई ने कहा कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक से आपको ज्यादा स्विंग में भी गेन मिलेगा, सनफ्लावर में भी मिलेगा, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म तक वो फार्म में भी फायदा करेगा। इम्तियाज भाई, आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं इस सेशन को